ये कहानी शुरू होती है व्हाइट हाउस से, जहां अंदर बड़े बड़े पॉलिटिकल मसले सुलझाए जा रहे थे और उसकी दीवारों के बाहर आम लोग अपनी जिंदगी जी रहे थे। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है और अगले ही दिन सब कुछ बदल जाता है। किसी वजह से पूरे शहर में वाई क्रोमोसोम वाले सारे जीव एकदम मर गए थे, मतलब जानवर, परिंदे और आदमी सब। और इनमें देश का प्रेसिडेंट भी शामिल था। पूरी दुनिया में सिर्फ 2 मेल बचे थे, एक टैलेंटलेस जादूगर यूरो ब्राउन और उसका पेट मंकी आयरसॉन। इधर इमरजेंसी में प्रेसिडेंसी रेजिना ओलिवर नाम की कंटेंडर को लेनी थी, लेकिन वो डिजास्टर के वक्त बाहर थी और उसके बाद से उसकी कोई खबर नहीं आई। अब लीडरशिप नहीं रही तो हालात खराब होने लगे। शहर में राइट्स शुरू हो गए, औरतें घबराकर सब कुछ तोड़ने फोड़ने लगी। उनको समझ नहीं आ रहा था कि आगे कैसे जीना है। व्हाइट हाउस के अंदर भी टेंशन बढ़ गई थी। स्टाफ को पता चला कि वो बुरी तरह फंसने वाले हैं, क्योंकि 2 हफ्ते के अंदर कोयला पानी खत्म होने वाला था, खाना भी ज्यादा दिन नहीं चलेगा और जानवर अब रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। इतनी जल्दी रिजर्व्स बनाना नामुमकिन था और ये सिर्फ एक शहर की बात नहीं थी, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ने वाला था। आगे सेनेटर जेनिफर ब्राउन ने लीडरशिप संभाली, जहां उसके पास एजेंट सैरा बर्गेन आती है, जो प्रेसिडेंट की सीक्रेट टास्क फोर्स 355 की मेंबर थी। सैरा बताती है कि उसको किसी बड़े थ्रेट के लिए यहां बुलाया गया है, लेकिन डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस उसे नहीं मिले थे। इसी दौरान यूरोक अपने फ्लैट में छुपा बैठा था ताकि डेस्परेट औरतें उसको टारगेट न बना ले। लेकिन जब सप्लाईज खत्म होने लगी तो उसने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए नोट छोड़ा और बाहर निकल पड़ा सिचुएशन देखने के लिए। उसी वक्त सेनेटर ब्राउन ने सैरा को मिशन दिया। उसने सैरा को अपने बेटे यूरोक और अपनी बेटी हीरो को ढूंढने के लिए कहा, जिन्होंने डिजास्टर के बाद से उसे कोई कांटेक्ट नहीं किया था। लेकिन यहाँ हीरोक सेफ जगह छुपने के बजाय रेफ्यूजी सेंटर चली गई थी, लोगों की मदद करने के लिए, जहाँ वो अपने मरे हुए लवर की वाइफ की भी मदद करती है। उसके बाद वो अपने दोस्तों के हाइड आउट पर पहुंचती है, जहाँ पहली बार देखने पर लगता है कि शहर में कुछ और मेल्स भी बचे हैं। लेकिन जल्द पता चलता है कि ये वो लोग हैं जो फीमेल बॉडी में पैदा हुए थे और हार्मोन थेरेपी या सर्जरी से ट्रांजिशन करके मेल बने थे, इसलिए मिस्टीरियस प्लेग का उन पर कोई असर नहीं हुआ। इधर न्यूयॉर्क में इवैक्यूएशन शुरू हो जाता है, जहां भारी मिलिट्री व्हीकल्स सड़कों पर पेट्रोल करते हैं। यूरोक को छुपना पड़ता है ताकि मिलिट्री उसे पकड़ न ले। फिर भी वो एक लोकल बार में घुसकर अपनी गर्लफ्रेंड के लिए दूसरा मैसेज छोड़ देता है। उसको उम्मीद थी कि वो जिंदा है और उसका ऑटोग्राफ देखकर वो घर वापस आ जाएगी। आमतौर पर यूरोक छुप जाता था, लेकिन इस बार उसका प्लान फेल हो गया। उसका पेट मंकी भाग गया था और यूरोक उसके पीछे दौड़ पड़ा। उसका मंकी एक फ्लडेड सबवे में घुस गया और लाशों भरे गंदे पानी में गायब हो गया। घिन आते हुए भी यूरोक उसके पीछे कूद गया। वो अपना अकेला दोस्त नहीं खोना चाहता था। एक जगह उसको लगा कि कोई और जिंदा आदमी भी पानी में है, लेकिन वो सिर्फ उसका विजन था। टॉर्च मारने पर सिर्फ गंदा पानी दिखा। पानी से निकलकर यूरो एक कपड़े की दुकान में घुस गया, कपड़े बदलने के लिए, लेकिन वो छुप नहीं पाया। दुकान वाली औरतें नंगा आदमी देखकर शौक हो गई। एक ने कहा, पकड़ो और जल्दी से अथॉरिटीज को खबर करो, उन्हें बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन तरस खाकर यूरो को जाने दिया और साफ कपड़े भी दिए। इतना स्ट्रेस यूरो को पागल कर रहा था। तब वो हार मानकर फोन में वीडियोस देखकर उस दिन को याद करने लगा जिस दिन एरिसॉन उसकी जिंदगी में आया था। तब उसकी आवाज सुनकर एरिसॉन छुपने की जगह से निकल आया और दोनों घर वापस आकर सेफ महसूस करने लगे। लेकिन जब उसे दरवाजा खुलने की आवाज आई तो यूरो को लगा कि वो गलत था, कोई उसके घर में घुस आया था और अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वो गिटार उठा के कॉर्नर में छुप गया, लेकिन उसे मौका ही नहीं मिला। ये सारा थी जो उससे ज्यादा तेज और ताकतवर थी। उसने यूरो को डिसार्म कर दिया और कुछ घंटों में उसको उसकी माँ सेनेटर ब्राउन के पास ले आई। जो पायलट्स यूरो और सारा को लेकर आए थे उनको बंद कर दिया गया। तो इस पर सारा ने अपने साथियों को कहा कि उन पायलट्स को आराम चाहिए था, लेकिन सब समझ गए कि असली वजह क्या थी। किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि नई प्रेसिडेंट का बेटा जिंदा है, वरना कॉन्स्पिरेसी के शक से और बड़ा हंगामा हो जाएगा। लोगों को ऐसा लग सकता था कि इस प्लेग के पीछे गवर्नमेंट का हाथ है। यूरो को भी ये सब पसंद नहीं था। थोड़ी देर आराम करने के बाद वो घूमने निकल पड़ा, लेकिन क्यूरियोसिटी ने उसको मुश्किल में डाल दिया। एक खाली ऑफिस में उसको मारा ने देख लिया, जो मरे हुए प्रेसिडेंट की बीवी थी। लेकिन जेनिफर और सारा वक्त पर पहुंच गए और बात बना दी कि मारा को मेंटल ब्रेकडाउन हो गया है और यूरो छुप गया, लेकिन खतरा बढ़ गया था। इसलिए सारा ने कहा कि लड़के को व्हाइट हाउस से निकालना ही पड़ेगा। मरे हुए प्रेसिडेंट की बेटी किम्बर्ली को शक हो गया कि उसकी माँ ने जो देखा वो हेलुसिनेशन नहीं था, पर जेनिफर ने उसको समझाया कि ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन किम्बर्ली को लगता रहा कि प्रेसिडेंट ब्राउन झूठ बोल रही है। आगे जेनिफर ब्राउन ने अपने एड्स को ऑर्डर दिया कि एक जेनेटिसिस्ट ढूंढो जो यूरो को एग्जामिन कर सके और पता लगा सके कि प्लैनेट पर क्या हुआ और इस डिजास्टर में यूरो और उसका मंकी ही क्यों बचे। प्रेसिडेंट चाहती थी स्पेशलिस्ट को व्हाइट हाउस लाया जाए, लेकिन सारा ने इससे साफ मना कर दिया कि ये बहुत खतरनाक होगा, लड़के को शहर से बाहर निकालना ही पड़ेगा। एजेंट ने खुद ये रिस्की मिशन लेने का फैसला किया और जल्द से जल्द उसे इसे करना था।
उसी वक्त इजराइल में एक जख्मी औरत को होश आता है जब उसको पता चलता है कि पूरी दुनिया के मर्द मर गए हैं, तो वो बोलती है कि अब मुझे यूनाइटेड स्टेट्स की प्रेसिडेंसी लेनी है। ये थी रजीना ओलिवर, जो पहले प्रेसिडेंशियल एडवाइजर थी। इसके बाद हम नोरा नाम की लेडी को देखते हैं जो अपनी छोटी बेटी मैकेंजी के साथ भटक रही थी। वो अपने पति और बेटी को खो चुकी थी, तो अब उसके जीने का कोई सहारा नहीं बचा था। फिर भी उसने खुद को संभाला और अपनी बेटी को बचाने के लिए लड़ने का फैसला किया। यहाँ व्हाइट हाउस में खबर आती है कि रजीना ओलिवर जिंदा है। ये सुनकर स्टाफ दो हिस्सों में बंट जाता है, जहाँ एक स्टाफ जेनिफर के साथ और दूसरा रजीना और किम्बली के साथ। हालात देखकर जेनिफर को सैरा की बात माननी पड़ती है और अपने बेटी को सेफ जगह भेजने की इजाजत देती है। सैरा ने उन्हीं पायलट्स को फिर बुलाया जो पहले यूरो को लाए थे और उन्हें हीरो स्टार्स देने का वादा किया। उन्हें इटर्नल ग्लोरी का लालच दिया। यूरो को व्हाइट हाउस से सीक्रेटली निकालने का एक ही तरीका था और वो था लाशों वाली कार्ट में। यूरो मना करता रहा कि उन्हें कोई दूसरा प्लान सोचना चाहिए, लेकिन सैरा ने साफ कहा कि उन्हें रिस्क लेना पड़ेगा। एजेंट ने यूरो को कार्ट में छुपाकर बाहर निकाला और हेलीकॉप्टर में डाल दिया। वो खुद पायलट बनने वाली थी और दूसरा हेलीकॉप्टर सिर्फ फीमेल पायलट्स के साथ डायवर्जन के लिए आगे जाएगा। लेकिन जैसे ही दोनों हेलीकॉप्टर ऊपर गए, डायवर्जन वाला हेलीकॉप्टर अपना कंट्रोल खो बैठा और धमाके से जलते हुए टुकड़े टुकड़े हो गया। यूरो डर के मारा गया, लेकिन सैरा बिल्कुल शांत रही। उसको पता था पायलट्स की खामोशी की यही कीमत थी। कई घंटे उड़ने के बाद सैरा और यूरो जंगल में लैंड करते हैं, थोड़ी देर आराम के लिए। यूरो की स्मेल से तंग आकर सैरा उसे कपड़े उतारने के लिए बोलती है, क्योंकि उसमें से लाशों वाली कार्ट में बैठने की वजह से बदबू आ रही थी। उसे अपने कपड़ों को धोना पड़ेगा। इधर यूरो की बहन हीरो सेफ जगह ढूंढने निकलती है, जहाँ साथ में उसका ट्रांसमैन दोस्त भी था। रास्ते में लूटेड दुकान में खाना ढूंढते हैं। वहाँ उन्हें डरी हुई नोरा और मैकेंजी मिल जाते हैं। हीरो उस लड़की की टांग देखती है जिसमें इन्फेक्शन फैल चुका था। नोरा उसे फर्स्ट एड करने की इजाजत मांगती है ताकि सब साथ चल सकें। इधर जंगल में सैरा और यूरो के कैंप पर एक वाइल्ड लूटर्स का गैंग अटैक करता है। सैरा उन्हें बात करके शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन रिस्क न लेते हुए यूरो मास्क लगाकर लकड़ी लहलाता है और उन्हें डराकर भगा देता है। लेकिन सैरा और यूरो रुकना सेफ नहीं समझते। वे दोनों पास के एक कस्बे में जाते हैं, जहां हेलीकॉप्टर के जनरेटर और 2 ग्रेनेड के बदले में वे मोटरसाइकिल ले लेते हैं। सैरा उस बाइक को चेक कर रही थी, तभी यूरो सेफ्टी भूलकर भागता है। उसको लगा कि उसने भीड़ में अपनी गर्लफ्रेंड बेथ को देखा। ये बेवकूफी उसको ट्रैप में ले आती है, जहां फीमेल पुलिस उसको घेर लेती है और उसका मास्क उतार देती है और सीक्रेट खुल जाता है। सैरा को बीच में कूदना पड़ता है और लड़कियों से लड़कर वो यूरो को छुड़ा लेती है और वे दोनों वहां से भाग निकलते हैं। लेकिन थोड़ी दूर जाकर सैरा बाइक रोकती है और यूरो को समझाती है कि उनके लिए ये मिशन कितना इंपॉर्टेंट है। तुमने अभी अभी सब कुछ बर्बाद कर दिया था। इधर हीरो, उसका दोस्त और नोरा मैकेंजी एक अबैंडन वुमन शेल्टर में रात गुजारने के लिए रुकते हैं, जहां हीरो नोरा को बताती है कि मैकेंजी को एंटीबायोटिक्स चाहिए, लेकिन फार्मेसीज और घर सबको लूट लिया गया था। ये पता चलने पर डर और बेबसी से नोरा बाहर निकलती है ताकि बेटी उसके आंसू ना देखे। लेकिन बाहर नई मुश्किल आ गई थी। कुछ औरतों का ग्रुप घोड़ों पर सवार होकर वहां आता है, जो उस घर का मालिक होने का दावा कर रहा था और उनको मेहमान पसंद नहीं थे, इसलिए वे सभी को स्टेबल्स में बंद कर देते हैं। लेकिन नोरा को एक चीज दिखती है जो उन्हें बचा सकती है। उस ग्रुप में एक लड़की जख्मी हालत में थी, तो वो हीरो को उसकी मदद करने के लिए कहती है। और एरो ऐसा ही करती है, लेकिन गनशॉट का जख्म बहुत बुरा था और उनके पास सिर्फ डक्ट टेप और रबर ग्लव्स थे। घंटों की मेकशिफ्ट सर्जरी से भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। उस लड़की की हालत बिगड़ती गई। तो फिर ग्रुप की लीडर रॉक्सेन ने उसकी तकलीफ खत्म कर दी। ये देखकर नोरा हैरान थी, लेकिन एरो की कोशिश देखकर रॉक्सेन ने उन पर तरस खाकर उन्हें छोड़ दिया और उनको घर में रहने दिया और मैकेंजी के लिए एंटीबायोटिक्स देने का वादा भी किया। बाद में जब एरो रॉक्सेन के साथ एंटीबायोटिक्स लेने गई, तो एरो को समझ आता है कि इनके पास तो पूरा शॉपिंग मॉल भरा पड़ा है सप्लाई से। इधर सारा और यूरो बॉस्टन की तरफ जा रहे थे जेनेटिसिस्ट एलिसन मैन को ढूंढने, जहां शहर के एंट्री पर मिलिट्री चेक पॉइंट था जो टियर गैस से भरा पड़ा था। तो सारा ने प्लान बनाया कि वो मेन सोल्जर्स को डिस्ट्रैक्ट करेगी, जिसका फायदा उठाकर यूरो एम्पस हैंड के साथ ब्लॉकेड के पीछे से निकल जाएगा। बॉस्टन पहुंचकर सारा को तुरंत पता चल गया कि मेल्स के बिना भी क्राइम खत्म नहीं हुआ था। रिबेल ग्रुप्स हावर्ड्स पे बार बार अटैक कर रहे थे जवाब ढूंढने के लिए। यहाँ उनका प्लान काम करता है। सारा सोल्जर्स को बिजी
जलंबाजी रखती है और यूरो हेडक्वार्टर्स बिल्डिंग में घुसकर छुप जाता है, लेकिन वहाँ रिबेल के हाथों पकड़ा जाता है। खुशकिस्मती से रिबेल्स उसको ट्रांसमैन समझकर छोड़ देते हैं, हार्मोन और सेफ जगह का पता भी बता देते हैं। आखिर में यूरो और सारा को एलिसन मैन का अपार्टमेंट और फिर हार्वर्ड का ऑफिस मिल जाता है। जेनेटिसिस्ट को अजीब मेहमान देखकर खुशी नहीं होती, लेकिन जैसे ही यूरो मास्क उतारता है वो समझ जाती है कि ये लोग क्यों आए हैं। एलिसन को लगता है कि यूरो और उसके मंकी को स्टडी करना पड़ेगा, लेकिन हार्वर्ड में ना इक्विपमेंट बचा है ना बायोलॉजिकल सैंपल्स, इसलिए सिर्फ एक ऑप्शन था, सैन फ्रांसिस्को जाना, जहां लैब मौजूद थी। सारा मान जाती है एक और खतरनाक सफर के लिए, लेकिन चुपके से रेडियो तोड़ देती है ताकि व्हाइट हाउस से कोई कांटेक्ट ना हो सके। बाद में रेडियो खराब होने का बहाना बनाकर वो वहां से निकल जाती है, यूरो को जेनेटिसिस्ट के साथ छोड़कर कम्युनिकेशन ढूंढने के नाम पर। इधर व्हाइट हाउस में पॉलिटिकल लड़ाई फिर शुरू हो गई थी, लेकिन सब उसी में नहीं लगे थे। जेनिफर की एड क्रिस्टीन को बुखार चढ़ आता है। उन्हें डर लगता है कि शायद उन्होंने बच्चा खो दिया है, लेकिन अल्ट्रासाउंड से पता चलता है कि प्रेगनेंसी ठीक है और बच्चा शायद लड़का है। यहाँ सैरा किसी अजीब घर में घुसकर रेडियो ढूंढती है, लेकिन उस घर की ओनर भी उतनी ही ट्रेंड और खतरनाक निकली। दोनों की लड़ाई होती है, फिर बात होती है तो दोनों को पता चलता है कि वे सेम ऑर्गेनाइजेशन की हैं और सेम टारगेट को मारने आई थी, तो दोनों एक दूसरे को छोड़ देती हैं। इधर हेलीकॉप्टर क्रैश की खबर सुनकर जेनिफर परेशान हो जाती है, लेकिन क्रिस्टीन समझाती है कि सिर्फ 2 पायलट्स की लाशें मिली थी, तो उसे थोड़ी राहत मिलती है। लेकिन फिर डर लगता है कि सैरा ने शायद क्रैश स्टेज किया था विटनेसेस खत्म करने के लिए, लेकिन ये ठीक नहीं था और अब उसका बेटा एक डेंजरस क्रिमिनल के साथ है। पता नहीं वो उसके साथ क्या करेगी। आगे रेजिना ओलिवर को व्हाइट हाउस लाया जाता है, जहाँ किम्बरली उसके साथ कू प्लान करती है ताकि वे जेनिफर को प्रेसिडेंसी से हटा सके। यहाँ एलिसन यूरो से कन्फेस करती है कि उसको सक्सेस की गारंटी नहीं है। न पता है कि सभी मेल्स क्यों मरे, न ये कि वो मेल स्पीशीज वापस ला सकते हैं या नहीं। बस इतना पक्का है, आगे बहुत मुश्किल वक्त आने वाला है। यूरो और उसका मंकी एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट्स बनने वाले हैं। सैरा वापस आती है और झूठ बोलती है कि उसकी यूरो की माँ से बात हो गई है। उन्हें सैन फ्रांसिस्को जाने की परमिशन मिल गई। तीनों सफर पर निकल पड़ते हैं। उनको पता नहीं कि शहर में मिलिट्री पेट्रोल सैरा की फोटो घुमा रही थी और वे उसे ढूंढ रही थी। आगे टीयर गैस के बीच सेफ विंडो का इंतजार करते हुए यूरिक उस कम्युनिटी में जाता है जिसका पता रेबल्स ने दिया था, जहां ट्रांस लोग रहते थे। वहां वो मास्क उतार सकता था बिना किसी डर के। सैरा को इस पर गुस्सा आता है, लेकिन इस वक्त असली खतरा वो खुद थी, क्योंकि पेट्रोल ऑफिसर वहां पहुंच गए थे और कम्युनिटी को सैरा की फोटो दिखा रहे थे। सैरा जल्दी से वहां से भागकर एक चर्च में छुप जाती है। वहां सैरा कन्फेस करती है कि उसका व्हाइट हाउस से कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, वो सब डिसीजंस खुद ले रही थी। इधर हीरो, उसका दोस्त और नोरा मैकेंजी रॉक्सेन के कम्यून में रहते हैं। पहली नजर में उन्हें वो जगह सेफ लगती है, क्योंकि वहाँ खाना, दवा, सुरक्षा सब मौजूद थी। लेकिन जब नोरा बेटी को रेडिकल फेमिनिस्ट मीटिंग से दूर ले जाती है तो रॉक्सेन गुस्से से पागल हो जाती है। वो उसे याद दिलाती है कि तुम यहाँ मेहमान हो, रूल्स फॉलो करो और जो मैं बोलूं वही सुनो। वे इस मीटिंग के जरिए मैकेंजी को भी मेल्स से नफरत सिखाने की पूरी कोशिश करती हैं। तभी ये मीटिंग बैटल एक अलार्म से टूट जाती है। औरतें बैरिकेड लगाती हैं, हथियार उठाती हैं सुपरमार्केट डिफेंड करने के लिए। जब रॉक्सेन बाहर जाकर देखती है तो वहाँ सिर्फ कुछ औरतें और एक छोटी बच्ची थीं, पर अब वो किसी भी आउटसाइडर को अंदर नहीं लेना चाहती थीं। वो बच्ची पर भी तरस नहीं करती और उनको वहां से भगा देती हैं। इधर एलिसन को सैरा की चीजों में वांटेड पोस्टर मिल जाता है। वो यूरिक को कहती है कि यहाँ से भाग जाओ, सैरा खतरनाक है। लेकिन यूरिक अपनी दोस्त को धोखा नहीं देना चाहता था। यहाँ उसी शाम को रॉक्सेन पूरे कम्यून को सेलिब्रेशन के लिए बुलाती है, जहाँ शुरू में वो लॉरा नाम की लेडी की बात करती है, जिसे वो अमेज़न मूवमेंट की मेंबर कहती है। स्टार्टिंग में सब ठीक लगता है, लेकिन आगे जाकर सब अजीब हो जाता है। वे लॉरा पर मिट्टी डालते हैं और उसे बाथ टब में डुबाते हैं, जिससे जब वो बाहर निकलती है तो सब उसका नया नाम लेने लगते हैं, अथीना। ये सब देखकर हीरो का ट्रांस दोस्त सैम हॉल से निकल जाता है। एक मेंबर उसके पीछे जाती है उसे वार्न करने, लेकिन खुद मुश्किल में पड़ जाती है। इधर व्हाइट हाउस में रिपोर्ट आती है कि सेरा मिल गई, तो ये खबर सुनकर जेनिफर डर जाती है कि इससे उसका बेटा भी पकड़ा जाएगा। लेकिन तब तक यहाँ एलिसन यूरो को भागने के लिए मना देती है और दोनों जंगल में गायब हो जाते हैं। इधर सेरा के पीछे 2 सोल्जर्स पड़ गए थे, लेकिन सेरा उनको रोक लेती है और उनके रेडियो तोड़ देती है, जिससे व्हाइट हाउस से उनका कनेक्शन टूट जाता है। और यहाँ जंगल में सेरा को एलिसन और यूरो भी मिल जाते हैं, जिनके भागने की कोशिश नाकाम हो गई थी। यहाँ रात में नोरा चिल्लाने की आवाज से जागती है। वो देखती है कि कुछ लड़कियों का ग्रुप उस लड़की को पनिश कर रहा था जिसने सैम से बात करने की कोशिश की थी। ये सब देखकर भी नोरा चुप रहती है। अपनी बेटी की सेफ्टी के लिए उसने रूल्स फॉलो करना ठीक समझा। दूसरी तरफ सुबह होने पर सेरा एक वैन ढूंढ लेती है और तीनों सैन फ्रांसिस्को की तरफ निकल पड़ते हैं। यूरो और एलिसन के भागने की कोशिश से टेंशन और बढ़ जाती है। सेरा को अब अपने साथियों पर भरोसा नहीं था। इसी वजह से एक हादसा होता है। वो व्हील पर सो जाती है, जिससे वैन रोड से गिरकर क्रैश हो जाती है।
क्रैश से निकलकर एलिसन सेरा को ढूंढने जाती है, लेकिन ड्राइवर सीट खाली थी। थोड़ी देर में मिलिट्री कॉन्वॉय आ जाती है और ये व्हाइट हाउस से नहीं किसी और ग्रुप से थी। यहाँ व्हाइट हाउस में पेट्रोल ऑफिसर्स आकर बताते हैं कि उन्हें सेरा के साथ एक आदमी भी मिला था जहाँ वे यूरो की बात कर रहे थे, लेकिन जेनिफर को अपने बेटे को बचाने के लिए सबका शक दूर करती रहती है। वो कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। आगे यूरो को होश आता है तो वो एक बिल्कुल नए घर में एक अनजान औरत के बिस्तर पर होता है। उठकर वो एलिसन को ढूंढता है जो उसे मिल जाता है, लेकिन उसे एलिसन और सेरा की कोई खबर नहीं मिलती। उस घर में रहने वाले लोग शांत थे और उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहे थे। तभी हम एलिसन और सैरा को देखते हैं जिन्हें एक जेल में बंद किया हुआ था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें यहाँ से कैसे निकलना है। आगे जेनिफर सर्वाइविंग सिटीजन से एड्रेस करती है, उन्हें एवैक्यूएशन एक्सेप्ट करने को कहती है। तभी भीड़ में उसको बेथ दिखती है, यूरो की गर्लफ्रेंड जो हॉस्पिटल में थी। जेनिफर बेथ से बात कर रही थी, तभी किम्बर्ली चुपके से रिजीना को कू के लिए कन्विंस करती रहती है। इधर यूरो को उस घर में आजादी नहीं मिलती, बल्कि उसको लड़कियों के साथ जेल में डाल दिया जाता है ताकि कम्युनिटी फैसला करे कि उसका क्या करना है। यहाँ एक और खराब खबर आती है कि ग्रीस में फ्लू का नया स्ट्रेन मिल गया है, तो जेनिफर नई क्राइसिस संभालने में लग जाती है। लेकिन मारा कमांड सेंटर में आके जोर जोर से पूछती है कि यूरो जिंदा है या नहीं। इधर जेल में इंतजार से परेशानी बढ़ जाती है। यूरो और सैरा में फिर लड़ाई होती है, लेकिन तभी दरवाजा खुलता है और अंदर एक औरत आती है। वो कहती है कि फैसला हो गया, जब तक सैरा ठीक नहीं हो जाती वे लोग यहीं रहेंगे, लेकिन उसके ठीक होने पर वे उन्हें शहर से बाहर एस्कॉर्ट कर देंगे। वे लोग उस घर में यूरो को एक अलग बेडरूम देते हैं, जहाँ सोने से पहले सैरा उसे वार्न करती है कि किसी पर भरोसा मत करना। लेकिन यूरो को लगता सैरा ज्यादा ही डर रही है। उस घर में खाना, बिजली, पानी सब था। उसे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा था। इधर मारा का गम बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। वो रूफ पर चढ़कर खुदकुशी कर लेती है और अपनी बेटी के लिए नोट छोड़ती है, जिसमें वो उससे माफी मांगती है और उसे स्ट्रांग रहने के लिए कहती है। यहाँ बेथ शहर वापस आती है, लेकिन उसने जो जेनिफर से बोला था उसके बजाय वो सीधा एक रेबल ट्रक में चढ़ जाती है, जिनके लोगों के साथ मिलकर वो व्हाइट हाउस पर अटैक करने का प्लान बनाती है। दूसरी तरफ रॉक्सेन के कम्यून में एक अमेज़न मेंबर केट भागने की कोशिश करती है तो रॉक्सेन उसे पीठ पर गोली मार देती है और बाकी लोगों से झूठ बोलती है कि उसे नोमैड्स ग्रुप ने मारा है। और आगे ऐसे अटैक रोकने के लिए वो सबको फायर आर्म्स ट्रेनिंग देने लगती है और गेस्ट्स को वहां से निकालने का प्लान बनाती है। नोरा को ये पता चलता है और वो रॉक्सेन के पास जाकर मिन्नत करती है कि उसको और मैकेंजी को वहीं रुकने दे, तो रॉक्सेन उसे थोड़ा टाइम देती है। रॉक्सेन को याद आता है कि कैसे उसने ये जगह पहली बार देखी थी और यहाँ अमेज़न कम्युनिटी बनाई थी। पहले दिन से ही वो अकेली लीडर थी और आज भी वही रूल्स चलते हैं, जहाँ हर रोज मीटिंग्स में वो मेल्स के बुरे काम याद दिलाती है ताकि सबको ऐसे लगे कि सिर्फ वो ही सुरक्षा दे सकती है। सैम इन मीटिंग्स में नहीं जाता, बल्कि वो लेक के पास गेस्ट हाउसेज ऑक्यूपाई करने का प्लान बनाता है अपनी कम्युनिटी के लिए। लेकिन हीरो रॉक्सेन के असर में आ चुकी थी, उसको लगता है कि रॉक्सेन के साथ रहना ही बेटर है। रॉक्सेन हीरो और सैम के झगड़े को देखती है और हीरो को उसके अगेंस्ट और मैनिपुलेट करती है। आखिर में दोनों अलग हो जाते हैं और उसी रात रॉक्सेन सैम को निकाल देती है, थोड़ा खाना देकर। सुबह वो हीरो को नहीं बताती कि उसने ही सैम को भगाया था, बल्कि वो हीरो को कंफर्ट करती है ये कहकर कि सब मेल चीजों को गुड बाय बोल दो। जिसके बाद वो उसका फेयरवेल सेलिब्रेशन कराती है। पार्टी बहुत बड़ी होती है, सब एंजॉय करते हैं सिर्फ नोरा को छोड़कर। नोरा को अब तक ग्रुप में घुलना नहीं आया था, तो बदला लेने के लिए वो रात में शॉपिंग मॉल को आग लगा देती है। अमेज़न बच जाते हैं, लेकिन सप्लाईज जलकर राख हो जाते हैं और नोरा दुखी होने का नाटक करती है। खुश होकर नोरा रात में भागने की तैयारी करती है। जहां वो जंगल में सप्लाईज चेक करने जाती है तो उसे पुलिस कार मिलती है लाशों से भरी हुई। उसे समझ में आता है कि रॉक्सेन वो नहीं जो दिखा रही थी, तो नोरा ये इन्फॉर्मेशन अपने फायदे के लिए यूज करती है। बाद में अकेला मौका देखकर नोरा रॉक्सेन को कन्फ्रंट करती है और उस कार के बारे में बताती है। और अब इस बात को छुपाने के लिए वो रॉक्सेन से बदले में बेस्ट खाना, प्रोटेक्शन, शेल्टर देने के लिए कहती है। और वो सिर्फ चुप नहीं, ग्रुप को कंट्रोल रखने में भी उसकी मदद करेगी। रॉक्सेन मान जाती है और सबको इकट्ठा करके भाषण देती है कि हम सारी मुश्किलें जीत लेंगे और दुनिया कॉन्कर कर लेंगे। इधर सैरा धीरे धीरे ठीक हो रही थी। उसने ट्रेनिंग भी शुरू कर दी, लेकिन उसे अभी भी हैलुसिनेशंस आते थे। लेकिन फिर भी हीरो पर नजर रखती थी, जो गांव वालों पर ज्यादा भरोसा करने लगा था। एक दिन एक गांव वाली सैरा से क्रैश्ड वैन में मिले डिवाइस के बारे में पूछती है, तो सैरा कुछ भी बताने से मना कर देती है। लेकिन साफ था वो बीकन था और हीरो को उसके बारे में नहीं पता चलना चाहिए। यहाँ रॉक्सेन के ऑर्डर पर हीरो एक और सेटलमेंट ढूंढ लेती है, जहाँ औरतें मर्दों की याद में मेमोरियल बना रही थी। रॉक्सेन छुपकर रेड प्लान करती है खाना चुराने के लिए। अमेज़न वहां पहुंचकर हम
हमला कर देते हैं। लेकिन नोरा को जल्दी समझ आता है कि सिर्फ खाना नहीं, वे सब बर्बाद कर रही हैं। नोरा रॉक्सेन को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन रॉक्सेन कहती है कल ही यही सही रास्ता है। आगे पूरी तरह ठीक होकर रेजिना ओलिवर जेनिफर ब्राउन को हटाने के लिए तैयार हो जाती है। वो अपने एलाइज को 30 मिनट में कू के लिए रेडी रहने को कहती है। एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए किम्बली से मिलती है, लेकिन माँ की मौत के बाद किम्बली का जोश ठंडा पड़ गया था। वो रिबेलियन में नहीं पड़ना चाहती थी। उसी वक्त व्हाइट हाउस के नीचे बेथ की टीम एक्सप्लोजिव्स लगा रही थी। इधर जेनिफर को कमांड सेंटर बुलाया जाता है। वहाँ उस पर इल्जाम लगता है कि उसने यूरो के जिंदा होने की बात छुपाई है और अपनी प्रेग्नेंट एड क्रिस्टीन को बचाने के लिए जेनिफर इस बात से कन्फेस कर लेती है कि हाँ, मेरा बेटा जिंदा है। उसने उसे जेनेटिसिस्ट के पास भेजा था इंसानियत बचाने के लिए। अब तक कोई नहीं जानता वो पहुंचा भी या नहीं। अब कल तक जो लोग जेनिफर के साथ थे, आज वो रेजिना के साथ हो गए थे और सभी जेनिफर को पावर छोड़ने के लिए कह रहे थे। लेकिन बात खत्म होने से पहले ही धमाका होता है। बेथ के रेबल्स अंदर घुस आते हैं, अंडरग्राउंड टनल से आते हुए सिक्योरिटी से टकराते हैं और सिक्योरिटी हथियार डाल देती है। जेनिफर बेथ को बालाक्लावा के बावजूद पहचान लेती है, लेकिन बेथ इशारा करती है चुप रहने को। रेजिना को जब खतरा दिखता है तो वो अपनी प्रेसिडेंसी का सपना भूल जाती है, जिसके चलते जेनिफर को खुद आगे आना पड़ता है रेबल से नेगोशिएट करने के लिए। रेबल सब हॉस्टेजेस को कंट्रोल सेंटर से बाहर ले जाते हैं ताकि फीरल टाउन्स वालों से बचा सकें। तभी रेजिना चिल्लाने लगती है कि वो असली प्रेसिडेंट है, सब उसकी सुनो, और वो गुस्से में सबको ट्रेटर बोलती है। किम्बरली को भी एक्सपोज करती है और आखिर में जोर से चिल्लाती है कि जेनिफर ब्राउन का बेटा जिंदा है। तभी एक रेबल ने परेशान होकर रेजिना को गोली मार दी, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था। ये बात सबके कान में पड़ गई और रेबल्स का पूरा प्लान बिगड़ गया। इधर रैंच में यूरो का रहना मुश्किल होने लगा था, क्योंकि औरतें मेल अटेंशन के लिए भूखी थीं, इसलिए वे उसे हंट करने लगती हैं। जब यूरो डिस्ट्रैक्ट होता है और एलिसन लोकल से बात कर रही होती है, वो उसको पकड़ लेती है। यहाँ सैरा जंगल में छुपकर बीकन तोड़ने निकल जाती है, जो उसकी लोकेशन भेज रहा था। यहाँ रेबल्स हॉस्टेजेस को टाइम पर इवैक्यूएट नहीं कर पाए थे। दूसरा राइवल ग्रुप वेंटिलेशन में टीयर गैस छोड़ देता है। कॉरिडोर्स में गोलियां चलती हैं, लोग भागते हैं, जो नहीं भाग पाके वो मारे जाते हैं। बेथ चुपके से जेनिफर की हथकड़ी खोल देती है और उसे बाहर ले जाती है। यहाँ क्रिस्टीन को बचाने का वक्त नहीं मिलता, लेकिन किम्बली उसका साथ देती है। अंडरग्राउंड पार्किंग से निकलकर दोनों बाहर पहुंच जाते हैं। इधर मेमोरी टाउन में रॉक्सैन एक नोटबुक ढूंढ लेती है जिसमें बचे हुए मेल्स के नाम लिखे थे, और अब उसका नया मिशन था उन सब मेल्स को ढूंढकर मार डालने का, ताकि प्लैनेट मेल फ्री हो जाए। पहला टारगेट वो यूरो ब्राउन को बनाने वाले थे, जिसका गांव उस टाउन के पास में ही था। यहाँ नोरा उसका पोर्ट्रेट दिखा देती है। दूसरी तरफ बेथ जेनिफर को अपना यूनिफॉर्म देती है और अलग होने से पहले जेनिफर बताती है कि रेजिना की बात सच थी, यूरो जिंदा है। आगे रॉक्सेन और मोरा गांव ढूंढ लेती हैं। सैरा को खतरा महसूस होता है और वो जल्दी से यूरो को निकलने को कहती है, लेकिन देर हो चुकी थी। रॉक्सेन अपनी स्क्वाड के साथ अटैक करने वाली थी। मीटिंग के दौरान दो नोमैड्स रॉक्सेन के कैंप में घुस जाते हैं। उनसे यूरो को खबर मिलती है कि प्रेसिडेंट मर गई है। ये सुनकर यूरो को लगा उसने अपनी माँ जेनिफर को खो दिया है, जबकि वो जिंदा थी और बेथ के साथ भाग रही थी। उसी रात सैम जेनिफर के घर में घुस जाता है। जेनिफर उसको पहचान लेती है और दोनों भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका घर घेर लिया गया था। यहाँ क्रिस्टन और किम्बरली एक खाली बांध में छुप जाते हैं, जहाँ सुबह किम्बरली बोलती है कि सबको बचाने का एक ही तरीका है, और वो है यूरो, जो ह्यूमन रेस को आगे बढ़ा सकता है, जिसके लिए शायद यूरो भी रेडी है। उसी रात यूरो गांव की एक औरत के साथ इंटीमेट होता है। सुबह अमेज़न ग्रुप रॉक्सिन के साथ गांव पर हमला करता है। वे जोर जोर से चिल्लाती है कि उन्हें वो आदमी दो। सारा गन की आवाज से जागती है और अपनी नई गर्लफ्रेंड को यूरो को घर से निकालने के लिए कहती है, और खुद अटैक रोकने के लिए वहाँ रुकती है। जब वो देखती है ज्यादा लोग हैं, तो हाथ ऊपर करके बाहर निकलती है और डरने का नाटक करती है। वो गांव के एक लोकल ट्रांस मैन को पकड़कर लाती है और उनसे कहती है कि यही वो सर्वाइवर है। लेकिन इधर सड़क पर बड़ा फायर फाइट शुरू हो जाता है। इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर सारा ग्रुप के मेंबर्स को डिसआर्म करके वहां से उस ट्रांस मैन के साथ भाग जाती है। यहाँ नोरा की बेटी भी फाइट में हिस्सा लेती है, ताकि वो रॉक्सेन को दिखा सके कि वो भी काबिल है। इधर यूरो भागों की तरफ दौड़ती है और गोलियां चलाती है। जब तक यूरो मुड़ता नहीं और बहन भाई एक दूसरे को पहचान लेते हैं, यूरो रुक जाती है। लेकिन यूरो की गर्लफ्रेंड को फैमिली कनेक्शन नहीं पता था। वो यूरो पर गोली चला देती है। जख्मी यूरो अपने भाई को बताती है कि माँ मर गई और अमेज़न ग्रुप उसको मारने आया है। वो उसे भागने को कहती है और टाइम देने के लिए अपनी ही एक साथी को मार देती है।
इधर शहर में लड़ाई चल रही थी, लेकिन अचानक नोरा हाथ ऊपर करके बीच में आ जाती है और सरेंडर बोलती है। रॉक्सेन ये देखकर पागल हो जाती है, लेकिन किसी को परवाह नहीं थी। हीरो नोरा को बताती है कि योरो जिंदा है। ये सुनकर फीमेल्स में नई हिम्मत आती है। वो कैंप वापस आने पर नोरा रॉक्सेन को हटाने का फैसला करती है, लेकिन सिर्फ बातें काम नहीं करती। रॉक्सेन नोरा को उकसाने लगती है, तब नोरा उसके सीने में गोली मार के उसकी जान ले लेती है। अमेज़न ग्रुप के मेंबर्स शॉक हो जाते हैं, लेकिन नोरा जल्दी से सबको समझा देती है और हीरो आगे बढ़कर नोरा के साथ खड़ी हो जाती है। अब कम्युनिटी की नई लीडर नोरा थी। यहाँ दूसरी तरफ सारा कई किलोमीटर पैदल चलकर यूरो और एलिसन को ढूंढ लेती है। यूरो टूट चुका था, वो अपना सब खो चुका था, उसके पास जीने की वजह नहीं बची थी। सारा उसको समझाती है कि मैं भी बचपन में माँ बाप खो चुकी हूँ। फिर कहती है कि अगर तू चाहे तो जा सकता है। जेनिफर शायद मर गई। अग्रीमेंट खत्म, लेकिन यूरो मना कर देता है और वो सारा से कहता है कि मुझे ट्रेन करो, मैं बर्डन नहीं बनना चाहता, खुद को बचाना सीखना है। इधर जेनिफर, बेथ और सैम एक खाली कमरे में बंद है, जहाँ हम सीसीटीवी पर उन्हें देखते हैं। उनको अभी पता नहीं कि सारा की पुरानी बॉस ने उसने पकड़ा है। यहाँ बीकन के सिग्नल पर सारा अपने दोस्तों को एक भरी हुई गाड़ी तक ले जाती है, जिसमें पेट्रोल, रिसर्च इक्विपमेंट, मैप और मार्क्ड रूट सब हैं। और इसके साथ इस मिस्टीरियस मोड़ पर ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक हम आपको मिलेंगे किसी और कहानी के साथ।